एक ठाकुर रणवीर सिंह रहता था। अरे ये सब कामचोर कहाँ मर गए? चाय तक नहीं आई अब तक। कोई काम करने वाला नहीं बचा इस हवेली में। तभी वहाँ पर ठकुराइन आती है। आप ही तो हर दूसरे दिन नौकरों को निकाल देते हैं, अब कौन बचेगा? तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो इन आवारा लोगों को पालूं? मुझे एक ऐसा नौकर चाहिए जो काम में होशियार हो मगर जुबान न चलाए। तो फिर ही खुद ही खोजो ऐसा चमत्कारी नौकर। तभी वहाँ पर रामू नाम का एक व्यक्ति आता है। प्रणाम मालिक, मेरा नाम रामू है। क्या आपको नौकर की जरूरत है? तुझे देखकर तो लगता है जैसे तू ही खुद मालिक हो। क्या कर सकता है तू? मालिक, मैं खेती कर सकता हूँ, मवेशियों का देखभाल कर सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो कविता भी सुना सकता हूँ आपको। कविता भी? वाह रामू, तू तो बड़ा कलाकार निकला। ठीक है, एक हफ्ते परख होगी। अगर तू चला तो तू रहेगा, नहीं तो सीधा बाहर। मालिक, परख तो हीरे की होती है, पत्थर की नहीं। रामू घर के कामों को बखूबी संभालता है। रामू, आज के खाने में बड़ा स्वाद आया। क्या तुमने ही बनाया? जी मालकिन, प्यार से बनाया है। जैसा ठाकुर साहब का गुस्सा वैसे ही मसाले की तीव्रता। अरे वाह रामू, तेरी जुबान भी तेज है और तेरा काम भी। मालिक, मैं तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता हूँ। एक दिन गांव के ठाकुर की जमीन पर पड़ोसी जमींदार मक्खन की नजर पड़ती है। अगर मैं ठाकुर की जमीन हथिया लूं, तो पूरे गांव पर मेरा राज होगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। मक्खन अपने लोगों के साथ ठाकुर से मिलने आता है। राम राम ठाकुर साहब, सुना है आपकी जमीन पर हल नहीं चल रहा है, क्यों न हम साझेदारी कर ले? मक्खन, तू भूल गया मैं कौन हूँ? ठाकुर रणवीर सिंह साझेदारी नहीं करता, हुकूमत करता है। मालिक, ये चालाक आदमी है। ये चाहता है आप गुस्से में हाँ बोल दे या ना में फंस जाए, बात को घुमाकर जवाब दे। मक्खन, जमीन तो है लेकिन साझेदारी नहीं। काम करवा सकते हो, तुम्हारे मजदूरों को रोजी मिल जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वक्त बताएगा कौन किसे मात देता है। मक्खन रात को अपने लोगों के साथ बैठक करता है। ठाकुर रणवीर सिंह अब बूढ़ा हो रहा है। उसका दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा, लेकिन उसका नया नौकर रामू थोड़ा चालाक लगता है। हमें उससे निपटना होगा। मालिक, क्यों न हम किसी तरह रामू को चोरी के आरोप में फंसा दे? बिल्कुल, अगर ठाकुर को लगे कि रामू ने उसको धोखा दिया है तो वो खुद ही उसे निकाल देगा। अगले दिन रात में मक्खन का आदमी ठाकुर की तिजोरी से नकली सोने की ईंट चुराकर रामू के कमरे में छिपा देता है। सुबह का समय हवेली में हंगामा मच जाता है। कमला, मेरी तिजोरी से सोने की ईंटें गायब है। हवेली में चोरी हो गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? मालिक, क्या आप चाहे तो सबका कमरा तलाश के लिए खोल दूं? सबसे पहले तेरे ही कमरे की तलाशी होगी, तू ही तो नया आया है। रामू मुस्कुराते हुए अपने कमरे की चाबी देता है। सब लोग तलाशी लेते हैं और नकली सोने की ईंटें वहां से निकलती है। रामू, मैंने तुझे भरोसे से रखा और तूने मेरे साथ धोखा किया। मालिक, अगर आप एक मौका दें तो मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यह ईंट असली नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा?
इस ईंट को पंडित मोहन जी से जचवा लीजिए, वो असली नकली का फर्क बता सकते हैं। ठाकुर पंडित मोहन को बुलवाता है। ठाकुर साहब, यह ईंट नकली है, असली सोना इतना हल्का नहीं होता। नकली? मालिक, अगर मैं चोर होता तो क्या नकली ईंट चुराता? और अगर चुराता भी तो क्या अपने कमरे में रखता? तू सही कह रहा है रामू। मैं जानता हूँ यह सब किसने किया है। रात को मैंने मक्खन के आदमी को हवेली के पास मंडराते देखा था। मैंने तब कुछ नहीं कहा, सोचा कोई भटका होगा, लेकिन अब सब साफ हो गया है। तो मक्खन ने मेरी हवेली में चोरी की साजिश रचाई और रामू ने तुम्हें बचा लिया। रामू, तू सिर्फ नौकर नहीं, तू मेरे परिवार का हिस्सा है। मालिक नौकर अगर वफादार हो तो मालिक का साम्राज्य कभी नहीं डगमगाता। मक्खन अपने कमरे में बैठकर योजना बना रहा है। रामू ने मेरी सारी योजना मिट्टी में मिला दी। अब सीधा वार करना होगा। ठाकुर की जमीन ही हत्या लेता हूँ। लेकिन मालिक, वो कैसे? ठाकुर पर कर चढ़ा दूं, उसके नाम से झूठे कागज तैयार करता हूँ, फिर पंडित मोहन से गवाही दिलवाकर जमीन अपनी करा लूंगा। मक्खन कुछ पैसे देकर गांव के भ्रष्ट पटवारी से मिलकर नकली दस्तावेज बनवाता है। रामू रात को खेतों की देखभाल कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को खेतों में कौन बात कर रहा है? रामू झाड़ियों में छिपकर सुनता है। मक्खन अपने आदमी को पटवारी से मिलने भेज रहा है। तो ये चाल है मक्खन की, नकली कर्ज और जमीन पर कब्जा। रामू तुरंत गांव के बुजुर्ग और ईमानदार लेखपाल बाबा हरिप्रसाद के पास जाता है। बाबा, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? मक्खन ठाकुर साहब की जमीन झूठे कागजों के सहारे हड़पना चाहता है। बेटा, अगर तुझे सबूत मिल जाए तो मैं पंचायत में सच्चाई बताने से नहीं डरूंगा। गांव की पंचायत लगती है, सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह पर मक्खन ने दावा किया है कि उसने अपना खेत गिरवी रखा था और अब समय पर पैसे ना चुकाने के कारण जमीन मक्खन की होनी चाहिए। यह झूठ है, मैंने कभी जमीन गिरवी नहीं रखी। तो क्या ये दस्तावेज झूठे हैं और क्या पंडित मोहन की गवाही भी झूठी है? ठहरिए, मेरे पास असली सबूत है। ये देखिए, नकली दस्तावेज में जिन तारीखों का जिक्र है उन दिनों ठाकुर साहब बाहर थे। इसका सबूत हवेली का यात्रा रिकॉर्ड है। मैं पुष्टि करता हूँ कि दस्तावेजों पर ठाकुर साहब के हस्ताक्षर जाली है। और ये देखिए, पटवारी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी झूठे हैं। मैंने उसकी असली लिखावट की तुलना की है। मक्खन, तूने पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की। तेरी सजा ये है कि तू अब पंचायत में अपना हक खो चुका है। रामू, तूने आज न सिर्फ मेरी जमीन बचाई बल्कि मेरी इज्जत भी। मालिक, इज्जत की रखवाली हर नौकर का कर्तव्य होता है। ठाकुर हवेली के आंगन में सोच में डूबा बैठा है। मैंने कितनी बार नौकरों पर शक किया, सबको निकाल दिया, किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन रामू ने मेरी इज्जत और जमीन दोनों को बचाया। वो सिर्फ नौकर नहीं, मेरा सबसे बड़ा सहारा है। वहाँ पर ठकुराइन कमला देवी आती है। आप सोच में क्यों डूबे हैं ठाकुर साहब? कमला, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं रामू को सिर्फ नौकर न मानूं, उसे परिवार जैसा दर्जा दूं। यह तो आप बहुत सही सोच रहे हैं। वो लड़का सिर्फ चालाक नहीं, बहुत नेक भी है। गांव में पंचायत के बाद मक्खन को अपमानित कर दिया गया। रामू ने सब कुछ खत्म कर दिया।
मेरी इज्जत, मेरी योजना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव के बुजुर्ग और मुखिया आते हैं। मक्खन, तू अब इस गांव की पंचायत का हिस्सा नहीं रहा। तेरे खिलाफ अब जांच होगी और तू कोई भी जमीन खरीदने या बेचने लायक नहीं बचा। नहीं, ये अन्याय है। अन्याय तो तूने किया था, अब तुझे उसका फल मिल रहा है। मक्खन सबसे माफी मांगने लग जाता है। हवेली में बड़ा आयोजन हो रहा है, सभी गांव वाले मौजूद हैं। आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहता हूँ। क्या बात है ठाकुर साहब? रामू अब सिर्फ मेरा नौकर नहीं रहा, मैं उसे अपना दाया हाथ और जमीन का प्रबंधक कोशिश करता हूँ। मालिक, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी चतुराई को समर्पित है। और अब रामू हमारे साथ इसी हवेली में बराबरी से रहेगा। रामू, तू इस गांव की शान बन गया है। अब से हर नौजवान तुझसे सीखेगा कैसे चतुराई से काम लिया जाता है, बिना किसी छल कपट के। मैं तो बस एक सीधा साधा आदमी हूँ। जो भी किया मालिक के लिए किया और अब पूरे गांव के लिए करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, चतुराई का मतलब चालाकी नहीं होता है। अगर इंसान सच्चे दिल से काम करे, ईमानदारी से सोचे और चतुराई से रास्ता निकाले, तो उसे हर लड़ाई में जीत मिलती है, चाहे सामने कितना भी बड़ा साजिश क्यों न हो। रामू जैसे लोग ही समाज को आगे लेके जाते। एक समय की बात है, ढोलकपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी पार्वती और अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम था राधा। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुंशी जी के यहाँ मजदूरी कर किया करता था। रामू के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर पार्वती दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के बाजार में सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे ढोलकवासी पार्वती से ही सब्जियां और फल खरीदते। अरे पार्वती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और राधा कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में सब ठीक है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। काका, और बताओ, आज बाजार आना कैसे हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ पार्वती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूर गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा, तो ये बात है काका। अच्छा पार्वती, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 30 रुपये किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो पार्वती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर पार्वती रतन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है। बदले में रतन काका से पैसे ले लेती है। फिर रतन काका टमाटर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पार्वती के खेत में एक पुराना कुआं भी था, जो साल भर सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। इस कारण पार्वती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देख कुएं के मालिक रामदास को पार्वती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब पार्वती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहाँ कुएं का मालिक रामदास आता है और पार्वती से कहता है, अरे पार्वती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ रामदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था पार्वती कि मैं तुम्हें अपने बहुत सालों से अपने कुएं का पानी दे रहा हूँ। अब तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आ चुका है।
मैं यह कह रहा था पार्वती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन रामदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में तो 3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता पार्वती, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर पार्वती मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रामू को सारी बात बता देती है। क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परिस्थिति आन पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता न करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है पार्वती, तुम जाकर आराम करो, मैं रामदास काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर रामू रामदास काका से मिलने के लिए उनके घर पर निकल पड़ता है। रामदास काका, अरे ओ रामदास काका, घर में हो या नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे रामू, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? रामदास काका, मुझे पार्वती ने बताया कि आपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। हाँ रामू, यह बात सच है कि मैंने पार्वती को अपने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया रामदास काका? रामू देखो, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन रामदास काका, गर्मियों को आने को तो 3 महीने बाकी है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। रामू, मैंने पार्वती को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता हूँ। रामू रामदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामदास नहीं मानता है। फिर रामू दुखी होकर अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? काका ने कुछ कहा? पार्वती, रामदास काका ने पानी देने से मना कर रहे थे। पार्वती रामदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। यह कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें अपना पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसकी खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 500 रुपये तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो क्या आप कर लेंगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेता है तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ, जाकर घर में जो कुछ भी है वो खाने के लिए फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। किसकी आवाज है? वो दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? सोन की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, यहाँ किसी और के घर भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे पार्वती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या?
नहीं जी, हमारे घर पर बाबा जी को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे। अगर वो चावल तुम बाबा को दे दोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान, जाओ और तुम मेरे हिस्से के चावल हैं वो लेकर आ और बाबा को दे दो। लेकिन आप क्या खाओगे? अगर मैंने बाबा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा भाग्यवान। रतन की पत्नी जाकर बाबा के लिए भोजन लेकर आती है और साधु महाराज को चावल दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे आज बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह रामू और उसकी पत्नी दोनों कुएं के पास पहुँच जाते हैं। देखिए जी, हमारे कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, भगवान पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। इतना कहने के बाद रामू कुएं में उतर जाता है। फिर कुएं में खुदाई चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद कुएं में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मिला है मुझे। पार्वती सही कह रही थी और वो बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपनी खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकता हूँ। रामू बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर पार्वती से कहता है, भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली, नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ भाग्यवान प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर रामू खुशी खुशी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहने लगा।